सिलेबस आप लोग जान ही रहे हैं, तो हम आगे अब बढ़ते हैं। तो सिलेबस का जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछना शुरू करता है इतिहास में, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अब आप लिखिए और समझ। इसका जो पीरियड है मोटे तौर पर वो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, मोटे तौर पर यही है। मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की कहानी है यह। अभी से अगर आप तुलना करके देखें तो लगभग 4000 वर्ष पहले की बात है यह। क्योंकि अभी कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, और ये 2500 वर्ष पहले आता है ईसवी सन शुरू होने से। तो 2000 में 2500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4500। तो 4500 वर्ष पहले ये कहानी शुरू होती है और ख़त्म हो जाता है लगभग 350, ये 3500 वर्ष पहले। तो ये जो है आपका कहानी है। यहाँ से भारतीय इतिहास जो है सिलसिलेवार ढंग से मिलना शुरू हो जाता है एक ढंग से। तो अब है कि ये जो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इस चैप्टर में कोई आपको युद्ध नहीं मिलेगा, या फिर जो है बम्बैया फिल्म की तरह जो है डिंग डोंग यहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं मिलेगा जिससे दर्शन होगा लगेगा कि वो जा रहा है युद्ध करने के लिए, उसको हराया, उसको मारा काटा, वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए हमारे पास अब तक जो जानकारी का एकमात्र स्रोत है वो क्या है, पुरातात्विक है। क्योंकि इस काल के लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन क्या लिखा, क्या लिपि है, कैसी लिपि है, उसको आज तक हम लोग समझ नहीं सके। तो इसलिए इस काल के राजा महाराजा के बारे में, या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, या शासन प्रशासन के बारे में कोई विशेष हमारे पास जानकारी नहीं मिल पाती है। तो देखिए होता क्या है असल में, जब 1921 के पहले, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 1921 के पहले माना यह जाता था कि भारत के इतिहास जो है शुरू होता है वैदिक युग से। समझ गए ना। तो भारत का इतिहास शुरू होता है कि कब से, वैदिक युग से यह माना जाता था, वैदिक युग से। और वैदिक युग शुरुआत कब से हुआ है, माना जाता है 1500 बीसी में वैदिक युग की शुरुआत होती है और यह 600 बीसी तक चलता है। समझ गए ना। तो माना यह जाता था कि भारत का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा पुराना कब तक है, तो वैदिक युग तक है। मतलब वहीं से भारत का इतिहास सिलसिलेवार ढंग से शुरू हुआ। इसके पहले हम लोग व्यवस्थित जीवन नहीं जी रहे थे और कोई व्यवस्थित प्रमाण भी उपलब्ध नहीं था कि हम लोग क्या और कैसे रूप में रह रहे थे यहाँ पर। लेकिन जब 1921 आया, ये सब आप नोट करते जाइए ताकि आपको दिमाग में रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। 1921 जब आया तब पता चला कि नहीं भाई, भारत के इतिहास 1500 बीसी से पहले का भी सिलसिलेवार ढंग से मिल रहा है। मतलब क्या कि सिंधु घाटी मतलब वैदिक युग के पीछे का भी इतिहास हमें जाकर के कब मिलना शुरू हुआ, 1921 से। तब माना गया कि भारत का इतिहास 1000 साल और पुराना है व्यवस्थित रूप में। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड क्या है, 2500 बीसी। वैदिक युग कब शुरू हो रहा है, 1500 बीसी। तो इस तरह से भारत का इतिहास 1921 जब आया तो 1000 साल और पीछे चला गया। मतलब भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप में कहाँ से शुरू हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो रहा है। अब आइए आप, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछेगा, वर्ष आप थोड़ा नोट करते चलिए, नाम थोड़ा नोट करते चलिएगा। आता है एक साल 1926। समझ गए ना। एक ब्रिटिश यात्री था, मतलब इंग्लैंड का यात्री था, ब्रिटिश यात्री है, ब्रिटिश ट्रेवलर है, ब्रिटिश ट्रेवलर है, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन यह ब्रिटेन का था, भारत यात्रा पर आया था, घूमने के लिए आया था। समझ गए ना। ये जो है पहुंचता है घूमते घूमते हड़प्पा क्षेत्र में, मतलब सिंधु घाटी क्षेत्र में, हड़प्पा क्षेत्र में पहुंचता है। और यहाँ जो है यह मुहर पाता है, मुहर, सील, अंग्रेजी में इसको सील कहा जाता है, मुहर को। तो ये चार्ल्स मैसन पहुंचा घूमते घूमते हड़प्पा क्षेत्र में, और वहाँ उसने मुहर पाया पुराने ज़माने का, प्राचीन काल का। तो इसको उसी समय संदेह हो गया था कि लगता है ये बहुत ही पुराना सभ्यता है जिस काल का ये हमको मुहर मिला है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के बारे में सबसे पहले रहस्योद्घाटन किसने किया था, या उस क्षेत्र के बारे में किसने सबसे पहले चर्चा किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो नाम याद रखिएगा किसका, चार्ल्स मैसन का। ये 1926 की घटना है।
लेकिन चूंकि यह एक यात्री था, कोई पावरफुल अंग्रेज अफसर था नहीं भारत में जो कि आगे या भारत सरकार को या ब्रिटिश सरकार को मजबूर करता खुदाई के लिए, तो ये बेचारा केवल चर्चा किया अपने किताब में और चलता बना यहाँ से। तो 1926 आया, उसके बाद 1956 आया। 1956 आया, इस समय भारत में आपको रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था। आप जान रहे हैं इसके पहले भारत में रेलवे लाइन आ गया था, 1953 में आ गया था ना। अब ये जो है 1956 आता है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 1956 जब आया तो ये कराची है, कराची टू लाहौर, ये जो है रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हो गया। ओ 1800 सॉरी, हाँ 1856, हाँ। तो ये जो हो गया, तो 1856 जब आया तो ये क्या हो गया, कराची से लाहौर क्या बनने लगा, रेलवे लाइन। और हम जानते हैं इसके पहले 1853 में भारत में रेलवे लाइन आ चुका था। तो ये जो रेलवे लाइन बनने लगा ना, कराची और लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में, तो बनने लगा। तो वहाँ क्या देखा कि चूंकि रेलवे लाइन बनेगा तो खुदाई होगा ही। खुदाई जब हो रहा था तो ढेर सारा ईंट मिल रहा है या ईंट से संबंधित और चीज मिल रहा है, कुछ मकान का भी साक्ष्य मिल रहा है। तो ये 1856 में हो जाता है कि यहाँ पर पुरानी सभ्यता के बारे में कुछ और ठोस जानकारी लोगों को मिल गया। क्योंकि रेलवे लाइन बन रहा था, लोग खुदाई कर रहा था, खुदाई किया तो उसको उन जब पुराने मकान के ईंट का या अन्य सामग्री मिलने शुरू हो गए। उसके बाद जो है आपको शक होता है, तब जाकर के भारतीय विद्वानों को या अधिकारियों को कि लगता है यहाँ पर कुछ बात है। अब है क्या कि एक बात और जान लीजिए कि एक नाम आएगा आपको, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऐसे नाम सुनते हुइएगा, लेकिन सर अलेक्जेंडर कनिंघम यही जो है भारत में पुरातत्व क्षेत्र के जन्मदाता है। मतलब भारत में इसके पहले खुदाई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं होती थी। खुदाई किसी भी चीज की जानकारी के लिए किसने करना शुरू किया, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इसे भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का फादर कहा जाता है या पितामह कहिए। अगर पूछेगा इतिहास में कि भारतीय पुरातत्व का पितामह या फादर किसको कहा जाता है, तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यह एक इंजीनियर था, कलकत्ता में उस समय ये पोस्टेड था। यह भी ब्रिटिश है, एक ब्रिटिश इंजीनियर था और कलकत्ता में पोस्टेड था। तो ये सब जानकारी आपसे नहीं पूछेगा कि ये क्या करता था। तो ये जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारत में आपको नींव डाला था पुरातत्वविद का, मतलब इतिहास की जानकारी के लिए खुदाई का। दूसरा एक नाम और आएगा आपको, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। कर्जन के बारे में तो आप लोग नाम सुने होइएगा, लॉर्ड कर्जन। ये 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय रहता है। ये जो है आपको इसके काल में भारतीय पुरातत्व का नींव पड़ता, फाउंडर है यह फादर है और ये फाउंडर है पुरातत्व का, फाउंडर है, संस्थापक है पुरातत्व क्षेत्र का। कौन? कनिंघम, जो कि भारत का वायसराय भी रहा। उसके बाद अब आइए, ये अलग से जानकारी देना था, ये आपको बता दिया, अलग से जानकारी देना था, इतना जानकारी रखिएगा। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र 1921 आया। तब इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसकी स्थापना कर्जन ने कर दिया था, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का उस समय डायरेक्टर रहता है लॉर्ड मार्शल। ये जॉन मार्शल रहता है, जॉन मार्शल रहता है, यह डायरेक्टर है भारतीय पुरातत्व विभाग का उस समय। ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बारे में। तब ये जो है यही जॉन मार्शल एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता रहते हैं, आपको कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को ही 1921 में ये भेजते हैं कि भाई जाओ खुदाई करो, दयाराम साहनी के बारे में। और ये जाते हैं 1921 में, हड़प्पा की खुदाई करते हैं और तब दुनिया जानना शुरू कर देती है कि नहीं, भारतीय सभ्यता जो है या भारतीय इतिहास का सिलसिलेवार इतिहास जो है वो वैदिक युग से 1000 साल पीछे है और पुराना इतिहास है भारत का। बात समझ गए यहाँ तक?
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। कुछ साल याद रखिएगा, 1856, 1826, 1856, फिर जो है आपको 1921, ये सब याद रखिएगा। और व्यक्ति के रूप में दयाराम, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर जो है आपको कौन, लॉर्ड कर्जन, और फिर जॉन मार्शल। ये सब कुछ व्यक्ति का नाम याद रखिएगा और कुछ वर्ष याद रखिएगा, तो आपका जो है सो भूलने का सवाल नहीं होगा और इतिहास को या इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब है क्या कि जो क्वेश्चन आपसे आगे पूछता है, पहले स्थल देख लीजिए। हम आपको स्थल बता देते हैं कि ये जो देखो ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल का हो जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल का, ये पूरा मान लो कि ये अभी का सपोज कर लो कि भारत है और ये पाकिस्तान है। ये क्या है, पाकिस्तान है, और इसको समझ लो कि ये भारत। ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जो है एक जम्मू देख रहे हैं ना, जम्मू है उत्तर में भारत के, और यहाँ पर एक गोदावरी नदी है। यहाँ पर एक जगह मिलता है, सबसे उत्तर में ये जगह मिलता है जम्मू में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। सबसे दक्षिण में कौन मिलता है, ये दैमाबाद मिलता है, जो कि आपको ये गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे पूरब में यहाँ पर यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, यहाँ जैसो मिलता है। और सबसे उत्तर में यहाँ पर एक जगह है सुतका बेंगलोर। देख इसको नाम नोट करिए, ये सब बहुत पूछता है। ये जो है वेस्ट में हो गया। ये जो जगह है इसका नाम है आपको कौन, दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद। ये जो जगह है यह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ यूपी में, मेरठ यूपी में। ये जो दैमाबाद जो है, यह जो है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अहमदनगर, अगर जिला याद रखें तो अहमदनगर, समझ गए। और ये जो सबसे उत्तरी स्थल है, इसका नाम है मांडा। ये अखनूर क्षेत्र है जम्मू में, अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में, ये यहाँ पाया जाता है अखनूर में। और ये जो है, और अगर नदी अगर जानना चाहिएगा तो नदी हो जाएगा चिनाब नदी, चिनाब नदी। ये सब पूछता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं किस नदी के किनारे कौन सा स्थल था, ये पूछ देता है। या कौन सा स्थल किस राज्य में था, या जो है कौन सा स्थल सबसे पुराना स्थल है, या किस स्थल से क्या कुछ मिला है। और ये सुतका गंडोर जो है, यह बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पंजाब में, ये पाकिस्तान में। ये समझ गए ना, मकरान समुद्र तट पर, ये मकरान समुद्र तट पर, समझ गए, मकरान समुद्र तट पर ये जो है। और अगर नदी पूछेगा तो दास्त नदी। समुद्र तट पूछेगा तो मकरान समुद्र तट किस नदी के किनारे था, तो दास्त नदी के किनारे था। कहाँ था, तो यह बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। और वो जगह सबसे पश्चिमी जगह कौन है, तो सुतका गंडोर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, अगर बंटवारा करिए तो ये हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो सबसे पूरब कौन सा जगह हो गया, आलमगीरपुर। ऐसे याद रखिए। सबसे उत्तर में कौन सा जगह हो गया, मांडा। सबसे दक्षिण में कौन हो गया, दैमाबाद। और सबसे पश्चिम में आपको सुतका गंडोर नाम का जगह था, सुतका गंडोर नाम का जगह था। तो ये आप याद रखिए। और ये भी याद रखिए, थोड़ा सा टफ बना देगा ना, दूरी हो सकता है पूछ ले। पूरब से पश्चिम जो है ना, इसकी दूरी है 1400 किलोमीटर। और जो है ये उत्तर से दक्षिण की दूरी है 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की दूरी है 1600 किलोमीटर। तो पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल का नाम बताइए, सबसे दक्षिणी स्थल का, सबसे उत्तरी स्थल का। ये अब तक पूछता रहा है, दूरी अब तक नहीं पूछा है कि पूर्वी और पश्चिमी स्थल के बीच की दूरी कितनी थी, या उत्तरी या दक्षिणी स्थल के बीच की दूरी कितनी थी, ये अब तक नहीं पूछा है। लेकिन वो सब ये पूछता रहा है कि सबसे पूरब और पश्चिम में कौन कौन सा स्थल था।
तो इतना देखने के बाद जो है अब हम लोग फिर आवे अपने जगह पर। यहाँ तक समझने में दिक्कत है ना? नहीं ना है। अब इसको देखिए तो ये कैसे आ जाता है, ये देखिए इसका साइज देखिए, तो ये लगभग त्रिभुजाकार बनता है। आकार जो था इसका कितना था, त्रिभुजाकार है। तो अब हम लोग आवे, अब इसका सबसे पहले नामकरण आवे। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या था, नोमेनक्लेचर है ना, और दूसरा नाम क्या हो सकता है ये पूछता है। तो नामकरण में जैसे लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या नाम हो सकता है। तो पहला नाम तो सिंधु सभ्यता है ही, सिंधु सभ्यता तो है ही। दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा नाम इसका जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता मिलता है नाम, सिंधु सरस्वती सभ्यता मिलता है नाम इसका। सिंधु सरस्वती सभ्यता मिल गया। उसके बाद जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम मिलता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों इस कांस्य युगीन सभ्यता होगा, आप समझ रहे हैं ना बात को, इसी पीरियड के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है आता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। उसके बाद प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इतना नामकरण मिल जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का इतना नामकरण मिल जाता है। सर सिंधु सरस्वती सभ्यता इसके बारे में बता सकते? देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है, अगर हम एक एक लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है, अगर उस पर जाएंगे तो तुम्हारा एक लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा इस पर। हम केवल काम का चीज़ें बताना चाहेंगे कि ये जितना नामकरण है इसमें से इतिहास में सबसे सही नाम किसको मान लिया गया। हालांकि इतना जो नाम देख रहे हैं वो सब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, लेकिन सबसे ऑथेंटिक नाम किसको मान लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सिंधु सभ्यता, चूंकि होता क्या है, प्राचीन सभ्यता तो जनरली वहीं पर ना मानव समाज बसा जहाँ पर नदी वगैरह थी, आने जाने का साधन हो गया। नदी है तो तेजी से वो नाव के सहारे आ जा सकता है, व्यापार बिजनेस कर सकता है, और दूसरा सिंचाई की सुविधा हो सकता है। तो देखिएगा पूरी दुनिया में जो है जहाँ जहाँ प्राचीन काल में सबसे पहले सभ्यता विकसित हुई है वो सब कहाँ हुआ, आपको नदी किनारे। अगर उसका हम उदाहरण दे दें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सामने आई वो भी एक नदी, दो नदी के किनारे, एक नदी है यूफ्रेटस और दूसरा है टिग्रिस नदी। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के सहयोग से किसका आगमन हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब अभी का इराक की सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक को ही कहा जाता था, मेनली वो बगदाद जो शहर है उसके आसपास के एरिया को। उसके बाद मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे हुई, नील नदी के किनारे। उसके बाद चाइना आ जाइए आप, अपने जैसे भारत के बगल में किस नदी के किनारे, वांगो के किनारे। और भारत में ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ जनरली, ये सिंधु नदी। ये यहाँ से जो सिंधु नदी बहती है, ये जो सिंधु नदी बहती है, तो सेंट्रलाइजेशन जो था या केंद्र बिंदु जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास था। सिंधु नदी के आसपास ही किनारे ही 40 से ज्यादा स्थल मिल चुका है, बात समझ गए ना। तो चूंकि शुरुआत में जो खुदाई हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, तो देखा क्या गया कि सिंधु नदी के आसपास ही ज्यादा से ज्यादा स्थल मिल रहे हैं। और उस समय तो खुदाई का भी मान लीजिए बारंबारता कम ही ना होगा, कितना जैसे तुरंत जाकर के लोग खुदाई करना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में जो लोग खुदाई किया, और ऐसे भी एक धारणा बनी है कि भाई नदी किनारे ही ना लोग बसा होगा, इसलिए सिंधु नदी प्रमुख नदी है इस पश्चिम उत्तर भारत की, तो चलो वहीं पर खुदाई कर दें। खुदाई करने लगा तो वहीं पर जो है 40 के आसपास स्थल मिल गया। तो चूंकि शुरुआत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले, इसलिए उस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया आपको, सिंधु सभ्यता। बात समझ गए ना।
कि शुरुआत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही ज्यादातर स्थल मिले और इतिहासकारों की समझ थी कि इसी आसपास में ये सभ्यता विकसित होकर के खत्म हुई है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता। लेकिन जब बाद में खुदाई होने लगा तो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रों में खुदाई होने लगा। अभी जो है देखिएगा, इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ। पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है, मतलब जितना बड़ा क्षेत्र में, जितने बड़े क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, उतने बड़े क्षेत्र में आज भी पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का 1.5 गुना एरिया में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझ गए ना? तो पाकिस्तान के 1.5 गुना एरिया में ये सभ्यता फैला हुआ था। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम है, और यहाँ देख रहे हैं 12,99,000। ये एरिया याद रखिएगा, ये सब पूछने वाला चीज होता है कि कितना वर्ग किलोमीटर है। और अभी जो है ये इसका विस्तार होते होते 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। अगर देखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर नहीं देगा, क्वेश्चन में विकल्प नहीं होगा, तब ये विकल्प देगा 20 लाख, तब 20 लाख पे मार दीजिएगा। और नहीं तो अभी तक जो भी जो है सो बुक है मार्केट में, ऑथेंटिक बुक, उसमें 12,99,600 ही दिया है। इसलिए अगर ये विकल्प होगा आंसर में तो ये क्वेश्चन में इसी में टिक मारिएगा। ये नहीं होगा, बिल्कुल नया डाटा दे देगा, तब कौन डाटा देगा? 20 लाख वाला। तो ये हुआ। अब है क्या कि हड़प्पा सभ्यता, लेकिन जब विस्तार हो गया कि भाई इतने जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। अब देख रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में फैल गया, यहाँ जो है पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र पहुंच गया, उत्तर भारत में जम्मू पहुंच गया, और इधर पश्चिम में पाकिस्तान का अंतिम छोर पहुंच गया। तो इसलिए तब हुआ कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं है। तब इतिहासकारों में माथापच्ची हुआ। तो इतिहास की एक सामान्य धारणा है कि अगर नाम रखने में झगड़ा हो जाए, नाम रखने में विवाद हो जाए, या कोई सही नाम नहीं सूझे, तो एक काम करो, जो सबसे पहला स्थल मिला है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दो। बात समझ गए ना? तो 1921 में सबसे पहले कौन स्थल मिला था? हड़प्पा। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बात समझ गए ना? इसलिए आज के डेट में सबसे ऑथेंटिक नाम अब हो गया है हड़प्पा सभ्यता। याद है, उसको टिक मार लीजिए ताकि दिमाग में रहे। सबसे सटीक नाम जो होगा वो, अगर देगा कि सबसे सही नाम कौन होगा, सटीक नाम कौन होगा, तो वो होगा आपको हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद सिंधु सरस्वती, कुछ इतिहासकारों की समझ है कि इस इलाके में सरस्वती नदी भी बहती थी, और सरस्वती नदी जो है वो सिंधु नदी के जो है आसपास ही थी। तो इसलिए इसका नामकरण सिंधु सरस्वती जैसो नदी भी सभ्यता भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। अब आइए कांस्युगीन सभ्यता। चूंकि कांसा कब से बनना शुरू हुआ? 2500 BC से, और ये सभ्यता भी 2500 BC से सामने आती है। तो इसलिए यह जो सभ्यता है यह कांस्य युग के पीरियड के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक हम लोग क्यों कह सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जो है आपको इस पीरियड में, जिस पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड आता है, उस पीरियड में लोग क्या लिखा है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन लिखना जानता था, लिपि पढ़ नहीं पाए। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का जानने का एकमात्र साधन हमारे पास क्या है? पुरातात्विक स्रोत। इसलिए ऐसा जो घटना विकास का काल जैसे इतिहास का कालखंड होता है उसको क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक। बात समझ गए ना? उसके बाद प्रथम नगरीय, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कोई गांव देहात की सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, है ना। यह जो है बिल्कुल शहरी सभ्यता थी। यहाँ नगर काफी विकसित कर गया था। तो भारत के इतिहास में अचानक नगर इसी पीरियड में सबसे पहले दिखाई पड़ता है। बात समझ गए ना? इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। बात समझ में? देखिएगा, भारत में जो दूसरी नगरीय सभ्यता शुरू होती है वो होता है आपको जब उत्तर वैदिक युग समाप्त हो जाता है, तब मतलब बुद्ध काल जब आता है, 600 BC का पीरियड आता है, तब वहाँ से भारत में दूसरी बार शहर और नगर बसते हुए नजर आते हैं। पहली बार बसता और जैसो बसता हुआ शहर कहाँ नजर आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसको उदाहरण के लिए मान लीजिए पटना है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये पहली बार पटना देख रहे हैं, तो ये नगरीय सभ्यता का उदाहरण हो गया, प्रथम नगरीय सभ्यता। ये जो है सो आपका, तो ये नामकरण क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना?